ये कहानी है एक ऐसी खूनी विरासत की जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। दूर किसी अनजाने प्लैनेट पर जहाँ जमीन जहर जैसी है और हवा में मौत की गंध तैरती है, वहाँ हर कदम पर एक ही नियम चलता है, या तो तुम शिकारी बनो या शिकार। सालों से प्रेडेटर्स पूरी गैलेक्सी में सबसे खतरनाक वॉरियर्स का शिकार करते आए हैं, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इस बार शिकार कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक प्रेडेटर है। ऐसा प्रेडेटर जिसे उसके अपने क्लैन ने रिजेक्ट कर दिया, कमजोर कहकर उसे अंधेरे में धकेल दिया, लेकिन अब वो वापस आया है एक ऐसे मिशन पर जहां उसे मारना है उस प्लैनेट का सबसे खतरनाक बीस्ट, एक ऐसा क्रीचर जिसे आज तक कोई प्रेडेटर नहीं मार पाया। अगर वो जीता तो वो लेजेंड बन जाएगा, लेकिन अगर वो हारा तो उसकी ब्लड लाइन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है योद्जा प्राइम प्लैनेट से, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ न दया की जगह है, न भावनाओं की और न ही किसी तरह की रहम की। ये है प्रेडेटर की असली दुनिया। पहले ही सीन में हमें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। वो एक उससे थोड़े ताकतवर कीड़ा ने उससे खा जाता है। अचानक उससे भी बड़ा और खतरनाक कीड़ा आता है और वो उस पहले वाले को एक ही झटके में निगल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सब दिखाने का मतलब क्या था? असल में ये इस प्लैनेट का नियम था। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रहता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। योद्जा प्राइम पर सर्वाइवल कोई ऑप्शन नहीं, ये एक कांस्टेंट वॉर है। यहाँ कमजोर एलियन के लिए कोई जगह नहीं है। इस प्लैनेट का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम है ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। और सबसे खतरनाक बात यह है ये नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो कोई आम योद्धा हो या फिर इस प्लैनेट के किंग का अपना बेटा ही क्यों न हो। यहाँ रिश्तों से ज्यादा ताकत की कीमत है। यहाँ खून का रिश्ता भी नहीं बचा सकता। अगर अपनी शक्ति साबित नहीं की, अगर कोई प्रेडेटर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाता तो उसे उसके अपने ही कबीले के लोग खत्म कर देते हैं। अब इस कहानी का मेन कैरेक्टर है देक, एक ऐसा प्रेडेटर जिसे कमजोर माना जाता था। दरअसल देक कोई आम प्रेडेटर नहीं था, वो अपने कबीले के राजा का ही बेटा था, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से राजा उसे अपना बेटा मानने को भी तैयार नहीं था। उसके लिए खून का रिश्ता नहीं, सिर्फ ताकत मायने रखती थी। इसी शर्मिंदगी और गुस्से में आकर राजा अपने दूसरे बेटे यानी क्वे को आदेश देता है कि वो देक को मार डाले। अब अपने ही भाई के हाथों मौत का हुक्म मिल चुका था। क्वे देक को ढूंढ निकालता है और बिना कोई मौका दिए उस पर हमला कर देता है। देक भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने भाई के हर वार का जवाब पूरी ताकत से देता है, लेकिन सच ये था कि क्वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अचानक क्वे इनविजिबल हो जाता है और छिपकर देक पर हमला करने लगता है। देक उसे देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास इनविजिबल होने की पावर ही नहीं थी। असल में ये पावर सिर्फ उन्हीं प्रेडेटर्स को दी जाती थी जो सच में ताकतवर और काबिल होते थे। काफी देर तक चली इस खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार देक क्वे से हार जाता है, लेकिन इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी देक को जान से नहीं मारता, क्योंकि सच ये था कि क्वे अपने भाई को खत्म नहीं करना चाहता था। क्वे देक को तैयार कर रहा था ताकि वो एक दिन अपने फादर के सामने अपनी असली काबिलियत साबित कर सके। जब क्वे को लगा कि देक अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा तो वो उसे अपने स्पेसशिप पर लेकर जाता है। उस स्पेसशिप के अंदर चारों तरफ खतरनाक और एडवांस हथियार रखे थे, हर दीवार पर मौत टंगी हुई थी। तभी क्वे देक की तरफ देखता है और कहता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया है असली परीक्षा का। वो बताता है कि देक को जेना प्लैनेट पर जाना होगा और वहाँ एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। उस मॉन्स्टर का नाम है कालिस्क, लेकिन कालिस्क कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है। आज तक सबसे ताकतवर प्रेडेटर भी उसे मार नहीं पाए। उसका नाम सुनते ही पूरा कबीला खामोश हो जाता है। कहा जाता है कालिस्क यूनिवर्स का सबसे पावरफुल जीव है, यहाँ तक कि उनके फादर यानी कबीले के राजा भी कालिस्क से डरते हैं। सच तो ये है उसे मारना उनके बस की बात भी नहीं थी। क्वे देक से कहता है अगर तुम कालिस्क का सिर लेकर वापस लौट आए तो पूरा कबीला तुम्हारे सामने सिर झुका देगा और फादर भी तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। अभी दोनों भाई आपस में धीमी आवाज में बात कर ही रहे थे कि तभी पूरे माहौल का रंग बदल जाता है, क्योंकि अचानक उनके सामने कबीले का राजा यानी उनका अपना फादर आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही उसकी नजर देक पर पड़ती है जो अब भी जिंदा था, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है, क्योंकि उसने तो क्वे को यहाँ सिर्फ एक ही काम के लिए भेजा था, देक को खत्म करने के लिए। राजा गुस्से से भरी आवाज में क्वे पर गरजता है ये अब तक जिंदा क्यों है? क्वे हिम्मत जुटाकर अपने फादर के सामने खड़ा होता है और भारी आवाज में कहता है उसे एक आखिरी मौका दीजिए, आखिर वो आपका ही बेटा है। लेकिन राजा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती, उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी और वो ठंडे लेकिन बेरहम लहजे में कह देता है वो मेरा बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक कमजोर प्रेडेटर है और इस कबीले में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। इतना कहते ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही पल में
देक को जकड़ लेता है, जिससे देक चाहकर भी हिल नहीं पाता। उसकी पूरी ताकत जैसे किसी अदृश्य पकड़ में कैद हो चुकी थी। फिर राजा क्वे की तरफ देखता है और आदेश देता है, इसका गला काट दो। क्वे धीरे धीरे अपनी तलवार उठाकर देक की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी कदम पर पहुंचता है, उसका दिल उसे रोक देता है और वार करने के बजाय वो देक को आजाद कर देता है। उसे धक्का देकर स्पेसशिप के अंदर भेज देता है और तुरंत अपने हाथ में लगे कंट्रोल से शिप को लॉक कर देता है। क्वे की ये हरकत देखते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिना एक पल गवाए क्वे पर टूट पड़ता है। उस पर लगातार बेरमी से वार करने लगता है और इसी खतरनाक हमले के दौरान क्वे का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। स्पेसशिप के अंदर खड़ा देक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल भारी हो चुका था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके कारण ही उसका भाई ये सब सह रहा है। अब क्वे के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो वो अपनी तलवार उठाकर अपने फादर से आखिरी सांस तक लड़े, या फिर अपने कटे हुए हाथ में लगे कंट्रोल से शिप को लॉन्च कर दे और अपने भाई की जान बचा ले। लेकिन क्वे अपने लिए नहीं सोचता, वो अपने भाई के लिए फैसला करता है और उसी पल राजा अपनी तलवार पूरी ताकत से क्वे के सीने के आर पार कर देता है। आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके वो कंट्रोल का बटन दबा देता है और उसी पल स्पेसशिप लॉन्च होने लगती है। राजा समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। गुस्से में वो क्वे को पकड़ता है और बिना किसी दया के उसका गला काट देता है और वही उसी जगह क्वे की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ स्पेसशिप के अंदर खड़ा देक अपने भाई की कुर्बानी का बोझ लिए एक अनजान और खतरनाक मिशन की तरफ अकेला निकल पड़ता है। काफी लंबे और थकाने वाले सफर के बाद आखिरकार देक जेना प्लैनेट तक पहुंच जाता है, लेकिन इस खतरनाक प्लैनेट की सतह पर उतरने से पहले ही उसकी स्पेसशिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है और साफ हो जाता है कि अब क्रैश होना तय है। खुद को जलकर मरने से बचाने के लिए देक तुरंत फैसला लेता है और अपनी सीट को इजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो हवा में गिरते हुए किसी तरह खुद को संभालता है और जेना प्लैनेट की सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। जमीन पर उतरते ही उसे अपने मिशन की याद आती है और कलिस का शिकार करने के लिए वो अपने वेपन्स को तैयार करने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक पेड़ अपनी लंबी बेलों के साथ उस पर हमला कर देता है और उसकी बेलें झटके से उसके वेपन्स को गायब कर देती है, जिससे देक एक पल के लिए पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है और वो पेड़ उसे जकड़कर मारने की कोशिश करने लगता है। खुशकिस्मती से देक के पास उसकी तलवार अब भी मौजूद थी और उसी तलवार की मदद से वो उन खतरनाक बेलों को एक एक करके काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन समस्या ये थी कि उन बेलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे चारों तरफ से उस पर टूट पड़ रही थी, इसलिए अकेले उन सभी से एक साथ लड़ पाना देक के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। आखिरकार काफी संघर्ष करने के बाद देक किसी तरह उन बेलों को काटते हुए वहाँ से निकल भागता है और उनकी पकड़ से दूर चला जाता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में उसे भी काफी चोट लग चुकी थी। उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म बन चुके थे। इसी वजह से वो पास ही बह रही एक नदी के किनारे जाकर रुकता है और वहीं बैठकर अपने जख्मों को संभालने और भरने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद कुछ अजीब से कीड़ों पर पड़ती है। जैसे ही देक उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है, वो कीड़ा अचानक ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर देक तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण प्लेनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद छोटा से छोटा जीव भी बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके बाद वह उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब तरह के कांटों वाले पौधे दिखाई देते हैं, जो हल्की सी हलचल होते ही फूलने लगते थे, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। देक सावधानी से उन पौधों से बचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। पेड़ों की बेलों में जकड़ी हुई एक लड़की, जो उसे देखकर मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन देक उस लड़की की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक आसमान में एक भारी परछाई मंडर आती है और कुछ ही पल में एक विशाल ड्रैगन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे ही वो नीचे चक्कर लगाता है, वो उन कांटों वाले पौधों पर पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर के टकराते ही एक पौधा अचानक फट पड़ता है और उसके नुकीले कांटे चारों तरफ फैल जाते हैं। ये देखकर वो लड़की तुरंत देक को चेतावनी देती है कि ये कोई साधारण कांटे नहीं है, बल्कि जहरीले कांटे हैं और अगर इनमें से एक भी कांटा शरीर में चुभ गया तो इंसान कुछ ही देर में बेहोश हो सकता है। असल में ये सब उस ड्रैगन की चाल थी। वह जानबूझकर उन पौधों पर पत्थर फेंक रहा था ताकि उनके जहरीले कांटे उड़कर देक को लग जाए और वो बेहोश हो जाए, क्योंकि वो ड्रैगन अक्सर इसी तरीके से अपने शिकार को कमजोर बनाता था। पहले उसे बेहोश करता और फिर उस पर हमला करता। देक अभी ये सब समझ ही रहा था कि तभी वो ड्रैगन एक बार फिर आसमान से झपटता है और
इस बार कई पत्थर एक साथ उन पौधों पर फेंक देता है। पत्थर लगते ही कई पौधे एक साथ फटने लगते हैं और उसी दौरान एक जहरीला कांटा उड़कर देग के शरीर में चुभ जाता है। अब धीरे धीरे उस जहर का असर होने लगता है और देग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वह कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर वह लड़की उससे कहती है कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उसे यहाँ से आजाद होना पड़ेगा और खुद को छुड़ाने के लिए उसे एक हथियार चाहिए। बेहोशी हावी होने से ठीक पहले देग अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, अपना एक वेपन निकालता है और उसे उस लड़की की तरफ फेंक देता है। उधर देग को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर वो ड्रैगन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे अब उसका शिकार पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुका हो। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, तभी वही लड़की वहाँ पहुँच जाती है और मौका देखकर उस ड्रैगन को मार गिराती है। कुछ देर बाद जब देग को होश आता है तो उसकी नजर सबसे पहले उसी लड़की पर पड़ती है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़की का आधा शरीर टूटा हुआ था। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम थिया है और वह कोई इंसान नहीं बल्कि वेलन-युतानी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक एंड्रॉइड यानी एक रोबोट है। थिया आगे बताती है कि कंपनी ने उसे और उसकी बहन टेसा को एक रोबोट टीम के साथ इस प्लेनेट पर रिसर्च के लिए भेजा था और वे लोग पिछले 2 सालों से इसी खतरनाक प्लेनेट पर रिसर्च कर रहे हैं। डेग के पूछने पर थिया धीरे धीरे अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि उसकी ये हालत किसी और की नहीं बल्कि कलिस की वजह से हुई है। कुछ दिन पहले उसका और उसकी टीम का सामना उसी भयानक जीव से हुआ था और उस लड़ाई में उसकी आधी बॉडी टूट गई थी, जबकि उसकी बहन टेसा भी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। थिया आगे बताती है कि वो खुद को रिपेयर कर पाती, उससे पहले ही वो ड्रैगन उसे इंसान समझकर यहाँ उठा लाया। लेकिन जब वो उसकी मेटल बॉडी को खा नहीं पाया तो उसने गुस्से में उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और वहीं पर वो बेलों में फंसकर रह गई। इसके बाद थिया डेग से कहती है कि उसे पता है वो यहाँ कलिस का शिकार करने आया है। उससे पहले भी कई प्रेडेटर इस प्लेनेट पर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा क्योंकि सब के सब कलिस के हाथों मारे गए। फिर वह डेग से एक सौदा करती है। वह कहती है कि अगर डेग चाहे तो वह उसे कलिस तक पहुँचने का रास्ता बता सकती है, लेकिन बदले में डेग को उसे उसके कैंप तक पहुँचाना होगा, क्योंकि वहीं उसकी बॉडी का आधा हिस्सा पड़ा हुआ है जिसे वह दोबारा अपने साथ जोड़कर खुद को रिपेयर करना चाहती है। शुरुआत में डेग इस बात से साफ मना कर देता है, लेकिन वो इस अनजान प्लेनेट पर बिल्कुल अकेला और अनजान था, इसलिए आखिरकार उसे मजबूरी में थिया की मदद स्वीकार करना पड़ता है। इसके बाद डेग थिया को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। थिया रास्ता बताती जाती है और डेग उसके बता हुए रास्ते पर चलता जाता है, लेकिन उसे उठाकर चलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ दूर चलने के बाद डेग बेलों की मदद से थिया को अपनी पीठ पर बांध लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते भर चलते हुए थिया उसे इस प्लेनेट के बारे में और कलिस्क से जुड़ी कई खतरनाक बातें बताती रहती है। डेग और थिया लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते शाम हो चुकी थी, इसलिए रात बिताने के लिए दोनों वहीं एक जगह रुक जाते हैं। रात के सन्नाटे में थिया डेग को अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वह और उसकी टीम लगभग 2 साल पहले इस प्लेनेट पर आए थे और तभी से यहाँ अलग अलग जीवों और वातावरण पर रिसर्च कर रहे थे। थिया ये भी बताती है कि कंपनी ने उसके और उसकी बहन के अंदर इमोशंस डाले हैं ताकि वे चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके और फैसले ले सके। लेकिन थिया की बातें सुनते सुनते ही डेग की आंख लग जाती है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां हम थिया की बहन टेसा को देखते हैं, जो वेलन-युतानी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक दूसरी एंड्रॉइड थी। टेसा भी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अपने बेस पर लौटकर खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। ये बेस भी इसी प्लेनेट पर बनाया गया था। उसी समय कंपनी को पता चलता है कि टेसा अपने मिशन में अब तक सफल नहीं हो पाई है, इसलिए कंपनी उसे एक सख्त चेतावनी देती है और साफ कहती है कि अगर इस बार भी वो अपने मिशन में नाकाम रही तो उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद टेसा सिस्टम से थिया के बारे में पूछती है, जिस पर यह सिस्टम उसे बताता है कि इस समय थिया एक प्रेडेटर के साथ है और वह उसे लेकर कहीं जा रहा है। टेसा को ये नहीं पता था कि थिया अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, इसलिए वह समझती है कि डेग उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगली सुबह होते ही दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद चलते चलते एक खुले घास के मैदान तक पहुंच जाते हैं। तभी थिया उसे सावधान करते हुए बताती है कि ये कोई साधारण घास नहीं है, बल्कि कटीली घास है जिसकी धार इतनी तेज है कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। इसी दौरान डेग देखता है कि हाथी जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा जीव उस घास को आराम से खा रहा था। थिया बताती है कि इस जीव का नाम बीसन है और अगर ये गुस्से में आ जाए तो किसी को भी जिंदा चबा सकता है।
है। अभी डेक और थिया आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक बंदर निकलकर उनके सामने आ जाता है। ये देखकर डेक भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इस अजीब प्लेनेट पर ऐसा जीव मिलना उम्मीद से बिल्कुल अलग था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि थिया को भी इस बंदर के बारे में कुछ नहीं पता था। वह बताती है कि 2 साल से इस प्लेनेट पर रिसर्च करने के बावजूद उसने इस तरह के बंदर को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उसी समय उस बंदर की तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है और जैसे ही ये आवाज पास चल रहे बीसन तक पहुंचती है, उसकी नजर सीधे डेक और थिया पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह गुस्से में उनकी तरफ दौड़ने लगता है। बीसन को अपनी तरफ आता देख डेक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से बीसन पर वार कर देता है। उसका वार इतना तेज और सटीक होता है कि एक ही वार में बीसन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अभी ये दोनों इस खतरे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी अचानक एक और खतरनाक जीव उन पर हमला कर देता है। ये जीव आकार में बेहद बड़ा था और दिखने में किसी विशाल मकड़ी जैसा लगता था। वह झपटते ही डेक और थिया दोनों को पकड़ लेता है और सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। वो जैसे ही उन्हें निगलने वाला होता है, तभी अचानक वही बंदर छलांग लगाकर सीधे उस जीव के मुंह के अंदर कूद पड़ता है। उस बंदर की खाल इतनी मजबूत थी कि जैसे ही वह जीव उसे काटने की कोशिश करता है, उसके दांत ही टूट जाते हैं। दांत टूटते ही वो विशाल जीव डेक और थिया को छोड़ देता है और गुस्से में सीधे उस बंदर के पीछे पड़ जाता है। डेक ये सब देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि उस बंदर ने उनकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे यूं मरने नहीं दे सकता। डेक तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ता है और सही मौका देखकर उस जीव पर ऊपर से छलांग लगा देता है। फिर अपनी तलवार पूरी ताकत से उसके शरीर के अंदर घोंप देता है और कुछ ही पल में वो विशाल जीव भी वही ढेर हो जाता है। इस तरह वो बंदर भी मरते मरते बच जाता है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां हम थिया की बहन टेसा को देखते हैं। टेसा अपनी सिंथेटिक रोबोट टीम के साथ इस प्लेनेट पर आगे बढ़ रही थी। चलते चलते रास्ते में उसे एक चीज मिलती है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। यह वही इजेक्टेड सीड थी जिसकी मदद से डेक ने इस प्लेनेट पर लैंड किया था। टेसा अभी उस सीड को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी पीछे से वही मांसाहारी पेड़ अचानक उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन टेसा और उसकी टीम पूरी तरह तैयार थे। वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उन पेड़ों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस सीन से साफ पता चलता है कि टेसा का स्वभाव काफी ज्यादा आक्रामक था। आगे बढ़ते हुए टेसा को डेक की क्रैश हुई स्पेसशिप भी मिल जाती है। जब वह उसके अंदर जाती है तो उसे प्रेडेटर हंटर्स के कई खतरनाक हथियार दिखाई देते हैं। उन्हीं हथियारों में एक ऐसा बॉम्ब भी था जो फटते ही किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा सकता था। इसके बाद कहानी फिर से डेक और थिया की तरफ लौटती है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए दोनों एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। डेक वहीं बीसन के मांस को पकाने लगता है। इसी दौरान वह बंदर भी उनके पास आकर बैठ जाता है। डेक उसे खाने के लिए बीसन का मांस देता है, लेकिन वह बंदर मांस लेने के बजाय उल्टा डेक के ऊपर ही थूक देता है। ये देखकर डेक को काफी गुस्सा आता है। तभी थिया उसे समझाते हुए कहती है कि शायद दोस्ती करने का उसका तरीका ही ऐसा हो। ये बात सुनकर डेक थोड़ा भावुक हो जाता है। वह कहता है कि उसे किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि उसका असली दोस्त तो उसका भाई था, जिसे उनके ही फादर ने बेरहमी से मार डाला। डेक आगे कहता है कि वह अपने भाई की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा। वो खुद को साबित करेगा और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। रात में जब डेक सोने लगता है तो वो बंदर भी उसकी हर हरकत की नकल करने लगता है। ये देखकर थिया हंसने लगती है और मजाक में उस बंदर का नाम बड रख देती है। धीरे धीरे वह बंदर भी इन दोनों का अच्छा साथी बन जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो डेक उस बंदर को वहीं छोड़कर थिया के साथ अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार डेक और थिया उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसे थिया अपना कैंप बता रही थी। यही वह जगह थी जहां कुछ समय पहले कलिस्क ने उन पर हमला किया था और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। चारों तरफ टूटे हुए इक्विपमेंट्स और बिखरे हुए सामान के बीच खोजते हुए आखिरकार उन्हें थिया के टूटे हुए पैर मिल जाते हैं। थिया उन्हें उठाकर अपनी लैब के अंदर ले जाती है और वहाँ मशीनों की मदद से उन पैरों को एक्टिवेट करने लगती है। फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इसी दौरान थिया डेक को एक सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था। वे लोग इस प्लेनेट पर रिसर्च करने नहीं बल्कि कलिस्क को पकड़ने आए थे।
पिछले 2 सालों से वह और उसकी टीम लगातार उस जीव को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कलिस्क इतना ताकतवर था कि कभी उनके हाथ नहीं आया। थिया बताती है कि उसकी और टेसा की ये हालत भी उसी को पकड़ने की कोशिश में हुई थी। इसके बाद थिया डेक से कहती है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ होने का सिग्नल अब टेसा तक पहुँच चुका होगा। अगर टेसा को पता चल गया कि एक प्रेडेटर यहाँ मौजूद है तो वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन डेक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि कलिस्क को मारे बिना वह इस प्लेनेट से नहीं जाएगा। ये सुनकर थिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो कलिस्क को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि उसके मुताबिक उस जीव को मारना नामुमकिन है और डेक कभी उसे नहीं हरा पाएगा। ये बात सुनते ही डेक के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वह थिया से कहता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है और उसे धोखा देकर उसके शिकार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। डेक साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कलिस्क को मार कर ही रहेगा। इतना कहकर वह गुस्से में लैब से बाहर निकल जाता है। कलिस्क को बाहर निकालने के लिए डेक वहाँ मौजूद कैसोलिन में ब्लास्ट कर देता है। धमाके की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है और कुछ ही पलों बाद सच में कलिस्क वहाँ आ पहुँचता है। वह जोरदार दहाड़ के साथ सीधे डेक पर हमला कर देता है। डेक भी पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत के साथ उससे भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान एक मौके पर डेक अपनी तलवार से कलिस्क की पूंछ काट देता है, लेकिन अगले ही पल डेक हैरान रह जाता है, क्योंकि कटी हुई पूंछ खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगती है और कलिस्क दोबारा पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। इधर इस भयानक लड़ाई के बीच थिया अपने पैरों को जोड़ने की कोशिश ही कर रही होती है, लेकिन वह अभी पूरी तरह खड़ी भी नहीं हो पाती। उसी बीच डेक चालाकी से कलिस्क की पूंछ को पास मौजूद एक चेम्बर में फंसा देता है। जैसे ही वो कुछ पल के लिए रुकता है, डेक उसी मौके का फायदा उठाता है और तेजी से अपनी तलवार चलाकर उसका गला काट देता है। डेक को लगता है कि अब कलिस्क मारा जा चुका है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद डेक ने बिल्कुल नहीं की थी। जिस कलिस्क का सिर उसने अभी अभी काटा था, वही कटा हुआ सिर धीरे धीरे फिर से अपनी जगह जुड़ने लगता है। ये नजारा देखकर डेक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने पहली बार किसी जीव को इस तरह खुद को दोबारा जोड़ते हुए देखा था। कलिस्क तुरंत उस पर झपटता है और डेक को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है। वो उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी अचानक रुक जाता है। वह डेक के शरीर से आने वाली किसी अजीब सी गंध को सूंघता है और फिर उसे मारने के बजाय पीछे हट जाता है। कलिस्क ने ऐसा क्यों किया, ये बात उस समय समझ में नहीं आती। इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलता है। उसी समय वहाँ टेसा भी पहुँच जाती है। वह डेक की स्पेसशिप से मिला वही खास बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देती है। जैसे ही वो बॉम्ब फटता है, डेक और कलिस्क दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। इसके बाद टेसा दोनों को अपने बेस पर ले जाने का फैसला करती है। कलिस्क को तो एक खास चेम्बर में कैद कर दिया जाता है, लेकिन डेक को भी मशीनों से बांध दिया जाता है, क्योंकि टेसा उस पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। फिर टेसा थिया के पास जाती है। लड़ाई के दौरान थिया शटडाउन हो चुकी थी, इसलिए टेसा उसका डाटा निकालकर उसे दोबारा एक्टिवेट कर देती है। होश में आते ही टेसा उसे बताती है कि उन्होंने आखिरकार कलिस्क को पकड़ लिया है। दरअसल उनकी कंपनी कलिस्क पर रिसर्च करना चाहती थी, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वो खुद को इतनी तेजी से हील कैसे कर लेता है। अगर इस राज को समझ लिया जाए तो इंसानों का भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। इसके बाद टेसा डेक को शॉक देकर उसे टॉर्चर करने लगती है ताकि उससे जानकारी निकाली जा सके। ये देखकर थिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब टेसा उसकी बात नहीं मानती तो थिया खुद ही उस मशीन को बंद कर देती है। थिया कहती है कि जब वह मुसीबत में थी तब डेक ने उसकी जान बचाई थी। वह बाकी प्रेडेटर्स की तरह नहीं है, बल्कि एक अच्छा प्रेडेटर है। वो टेसा को याद दिलाती है कि उनका असली मिशन डेक को पकड़ना नहीं बल्कि कलिस्क को पकड़ना था, और अब जब कलिस्क उनके पास है तो डेक को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही टेसा का गुस्सा भड़क उठता है। वो ठंडे लहजे में कहती है कि उन्हें थिया से जो डाटा चाहिए था वो अब मिल चुका है, इसलिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टेसा अपने सिंथेटिक रोबोट्स को बुलाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि डेक को तड़पा कर उससे उसके हथियारों की पूरी जानकारी निकाली जाए और फिर थिया को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाए। टेसा के जाने के बाद एक सिंथेटिक रोबोट उसके आदेश के मुताबिक डेक से पूछताछ शुरू कर देता है।
इसी दौरान वो रोबोट वही रखा हुआ एक बॉम्ब उठा लेता है जिसका रिमोट थिया के पास था। यह देखकर डेक चुपचाप थिया की तरफ इशारा करता है कि वो उस बॉम्ब का बटन दबा दे। जैसे ही थिया वो बटन दबाती है, बॉम्ब फट जाता है और उसके साथ वह सिंथेटिक रोबोट भी उड़ जाता है। बाकी रोबोट्स के वहाँ पहुँचने से पहले ही थिया जल्दी से डेक को आजाद कर देती है और शिप का दरवाजा खोलकर उसे वहाँ से भागने का मौका दे देती है। डेक वहाँ से भागता हुआ सीधे नीचे गिरते हुए झरने में कूद जाता है, जबकि ऊपर खड़ी टेसा सिर्फ उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ देर बाद डेक पानी से बाहर निकलता है और किसी तरह वापस अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। वहाँ वो काफी कोशिशों के बाद शिप को रिपेयर करता है और अपने जख्मों का इलाज करता है। लेकिन अब उसके दिमाग में एक नई बात चल रही थी। वो सोचने लगता है कि थिया ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए अब उसे भी किसी तरह वापस जाकर थिया को बचाना होगा। लेकिन डेक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसके सारे वेपन्स टेसा अपने साथ ले जा चुकी थी। अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए डेक फैसला करता है कि वह इसी प्लेनेट पर मौजूद चीजों से नए हथियार तैयार करेगा। सबसे पहले वह उन खतरनाक कांटेदार घास को उखाड़कर इकट्ठा करता है। इसके बाद उसे याद आता है कि उसने पहले जिस हाथी जैसे दिखने वाले जीव का शिकार किया था, उसके दांत अभी भी काम आ सकते हैं। इसलिए वह उनके तेज दांत निकालकर उन्हें भी अपने हथियारों में शामिल कर लेता है। फिर डेक पानी के पास रहने वाले कुछ जहरीले और खतरनाक जीवों को पकड़कर अपने साथ रखता है। इतना ही नहीं, वो कांटेदार पौधों और छोटे छोटे ब्लास्ट होने वाले कीड़ों को भी जमा कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जाल की तरह इस्तेमाल कर सके। अपने सारे देसी हथियार तैयार करने के बाद डेक उस लैब की तरफ बढ़ता है जहाँ थिया के टूटे हुए पैर पड़े थे। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ती है। वह देखता है कि वही छोटा सा जीव जिसे वे अब तक बंदर समझ रहे थे, कलिस के पैरों के निशान के पास उदास बैठा हुआ है। यह देखकर डेक को अचानक सच्चाई समझ में आ जाती है। दरअसल वह कोई बंदर नहीं था, बल्कि कलिस का बच्चा था। डेक को याद आता है कि पिछली रात वो बच्चा उसके साथ ही था। इसी वजह से उसकी गंध डेक के शरीर पर लग गई थी और शायद यही कारण था कि जब कलिस्क ने डेक को पकड़ा था तब भी उसने उसे नहीं मारा। अब डेक उस बच्चे को ध्यान से देखता है। जैसे पिछली रात उस बच्चे ने दोस्ती जताने के लिए डेक पर थूका था, ठीक वैसे ही डेक भी हल्के से उस पर थूक देता है। ये उसका अपना तरीका था दोस्ती स्वीकार करने का और इस तरह वो छोटा सा बच्चा अब सच में डेक का साथी बन जाता है। इसके बाद डेक लैब के अंदर जाता है। जैसे ही वह थिया के पैरों को एक्टिवेट करता है, वे पैर अपने आप चलने लगते हैं और सीधे थिया की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेक और वो बच्चा, जिसे अब थिया ने बर्ड नाम दिया था, उन पैरों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उनका पीछा करते करते वे आखिरकार उस बेस तक पहुंच जाते हैं जहां टेसा और उसके सिंथेटिक रोबोट्स मौजूद थे। बेस के अंदर घुसते ही डेक बिना वक्त गवाए हमला कर देता है। अपने बनाए हुए देसी हथियारों की मदद से वह एक एक करके सिंथेटिक रोबोट्स को खत्म करने लगता है। कहीं वो कांटेदार घास का इस्तेमाल करता है, कहीं जहरीले जीवों का और कहीं ब्लास्ट करने वाले कीड़ों का। इस पूरी लड़ाई में बर्ड भी डेक का साथ दे रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वह छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ की तरह बेहद ताकतवर था। इसी बीच थिया के पैर भी बेस के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी दो सिंथेटिक रोबोट्स की नजर उन पैरों पर पड़ जाती है। हालांकि अब वे पैर थिया की कंट्रोल रेंज में आ चुके थे, इसलिए थिया दूर बैठे बैठे ही अपने पैरों को कंट्रोल करती है। अचानक वे पैर तेजी से हरकत करते हैं और देखते ही देखते उन दोनों सिंथेटिक रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद थिया आखिरकार अपने पैरों को दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लेती है। उसी समय डेक भी वहाँ पहुँच जाता है। जब थिया को पता चलता है कि डेक उसे बचाने के लिए वापस आया है तो उसे अंदर से बेहद अच्छा महसूस होता है। लेकिन डेक की अगली बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। डेक कहता है कि अब उन्हें कलिस्क को मारना नहीं, बल्कि उसे आजाद करना होगा। थिया चौंक कर पूछती है, क्या तुम अभी भी कलिस्क का सामना करना चाहते हो? डेक सिर हिलाते हुए पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जिसे वे अब तक बंदर समझ रहे थे, वो असल में कलिस्क का बच्चा है और उसी बच्चे की वजह से कलिस्क ने उसकी जान नहीं ली थी। डेक कहता है कि अगर उस बच्चे को उसकी माँ वापस नहीं मिली तो वो अकेला रह जाएगा, इसलिए अब उन्हें कलिस्क को जिंदा बाहर निकालना ही होगा। थिया कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर आखिरकार वह भी डेक की बात मान जाती है।
उधर दूसरी तरफ टेसा कलिस्क को धरती पर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। ये अलार्म डेक ने जानबूझकर एक्टिवेट किया था। अलार्म बजते ही बाहर खड़े सिंथेटिक रोबोट्स अलर्ट हो जाते हैं और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। टेसा तुरंत समझ जाती है कि यह जरूर डेक की कोई चाल होगी, इसलिए वह भी किसी खास तैयारी के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर आगे बढ़ते हुए सिंथेटिक रोबोट्स को सामने डेक शांत बैठा हुआ दिखाई देता है। वे उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डेक पहले से ही उनके लिए जाल बिछाकर बैठा है। जैसे ही रोबोट्स आगे बढ़ते हैं, छुपाए गए वे छोटे छोटे कीड़े अचानक एक एक करके फटने लगते हैं। तेज धमाकों के साथ कई सिंथेटिक रोबोट्स वही खत्म हो जाते हैं। उसी वक्त टेसा एक भारी भरकम रोबोट सूट पहनकर वहां पहुंचती है और सीधे डेक पर हमला कर देती है। वो सूट बेहद एडवांस और ताकतवर था, जबकि उस समय डेक के पास कोई बड़ा हथियार नहीं था। इसी वजह से वो उस रोबोट सूट के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उधर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर थिया चुपचाप कलिस्क को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक सिंथेटिक रोबोट पहुँच जाता है। स्थिति संभालने के लिए थिया तुरंत चाल चलती है। वो खुद को टेसा बताकर उस रोबोट से बात करने लगती है। शुरुआत में वो रोबोट सच में धोखा खा जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े बर्ड पर पड़ती है, उसे कुछ शक होने लगता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही थिया तेजी से हमला करती है और उसे खत्म कर देती है और आखिरकार वो कलिस्क को कैद से आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त हालात काफी खतरनाक हो चुके थे। टेसा अपने एडवांस रोबोट सूट में बैठी डेक को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी पल अचानक वहाँ कलिस्क आ पहुँचता है। कलिस्क आते ही बिना वक्त गवाए सीधे टेसा के रोबोट सूट पर टूट पड़ता है। उसके हमले इतने ताकतवर थे कि कुछ ही पलों में उस भारी भरकम रोबोट सूट की हालत खराब हो जाती है। एक के बाद एक जोरदार वार करते हुए कलिस्क आखिरकार उस सूट को पूरी तरह तोड़ डालता है और फिर टेसा को ही जिंदा निगल जाता है। इसके बाद कलिस्क की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर वो शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब वो डेक को भी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान चुका था। लेकिन तभी अचानक कलिस्क को अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। दरअसल टेसा अभी भी जिंदा थी और वो कलिस्क के पेट के अंदर पहुंच चुकी थी। अगले ही पल टेसा अंदर से ही उस खास बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। तेज धमाके के साथ वो बॉम्ब फटता है और उसी विस्फोट में कलिस्क वहीं पर मारा जाता है। ब्लास्ट के बाद टेसा किसी तरह कलिस्क के शरीर से बाहर निकलती है। अब वो गुस्से से भरी हुई सीधे थिया की तरफ बढ़ने लगती है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से डेक तेजी से आता है और एक ही वार में टेसा को मार गिराता है। इसके साथ ही वो उसका हथियार भी छीन लेता है। उधर गुस्से से भरा बर्ड भी पीछे नहीं रहता। वो झपटकर टेसा का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद थिया डेक की तरफ देखती है और कहती है कि आखिरकार उसका मिशन पूरा हो गया। लेकिन डेक शांत आवाज में जवाब देता है, मेरा आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। इसके बाद डेक अपने प्लेनेट पर वापस लौटता है। वहाँ वो सीधे अपने फादर नजर के सामने पहुँचता है और कलिस्क की जगह टेसा का कटा हुआ सिर उसके सामने रख देता है। डेक ये साबित करना चाहता था कि वह कोई कमजोर प्रेडेटर नहीं है, लेकिन फादर को लगता है कि डेक किसी मामूली जीव का सिर दिखाकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर फादर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि डेक को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन डेक अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। वह एक ही झटके में सिपाहियों को खत्म कर देता है। अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डेक सीधे अपने पिता पर हमला कर देता है। फादर भी पीछे नहीं हटता और यहीं से दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डेक फादर को काफी बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन खुद को कमजोर पड़ता देखकर फादर अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करता है और इनविजिबल हो जाता है। अब छिपकर वह बार बार डेक पर हमला करने लगता है। इनविजिबल होने की वजह से डेक के लिए उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन तभी डेक अपनी स्पेसशिप की मदद से आसपास की मिट्टी को हवा में उड़ा देता है। जैसे ही मिट्टी हवा में फैलती है, वो फादर के शरीर से चिपकने लगती है और अब उसकी इनविजिबिलिटी बेकार हो जाती है। मौका मिलते ही डेक हमला करता है और फादर का हाथ काटकर अलग कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी नजर ने उसके भाई का हाथ काटा था। इसके बाद डेक फादर को कैद कर लेता है। अब जब मौत सामने खड़ी होती है तो फादर डर जाता है। वह डेक से माफी मांगते हुए उसे फिर से अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेक साफ शब्दों में कहता है, अब मुझे आपके कबीले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास अपना खुद का कबीला है। इतना सुनते ही पीछे से बढ़ आता है और एक ही झटके में नजर
नजर का सिर खा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बड अब पहले से काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसी वक्त वहाँ थिया भी पहुँच जाती है। इसके बाद डेक फादर के कटे हुए हाथ से उसकी इनविजिबिलिटी वाली टेक्नोलॉजी अपने पास रख लेता है, यानी अब डेक भी जब चाहे इनविजिबल हो सकता था। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक और स्पेसशिप दिखाई देता है। उसे देखते ही डेक थोड़ा घबरा जाता है। थिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब डेक बताता है कि यह उसकी माँ का स्पेसशिप है। अब सवाल ये उठता है कि डेक की माँ अचानक यहाँ क्यों आई है? क्या डेक के सामने एक नई और बड़ी मुसीबत आने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। अब इसका अगला पार्ट कब आएगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे ही इसका अगला पार्ट रिलीज हो मैं उसे सबसे पहले इस चैनल पर एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जरूर बताना। आप सभी का दिल से थैंक यू कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा और अपना कीमती समय दिया। आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।